दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण तथा समय सीमांकन को देखेंगे। दोस्तों ये जो विषय है ये थोड़ा सा बड़ा विषय है, इसलिए इस वीडियो को अपलोड होने में थोड़ा सा अधिक समय लगा, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि इसको आप अगर विस्तार के साथ में लिखेंगे तो भी ये 10-12 पृष्ठों का बन जाता है। क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए लिखना है तो आप अधिक से अधिक 4 या 5 पृष्ठ में ही लिखेंगे, तो इसको 4-5 पृष्ठ में बनाने के लिए मुझे भी थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ा। खैर, बहरहाल आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास करेगा। यहाँ पर मैंने केवल मुख्य लोगों के द्वारा दिए गए काल विभाजन नामकरण को ही यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। यहाँ पर मैंने प्रस्तावना को भी बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी विषय लंबा है तो प्रस्तावना को अधिक खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्रस्तावना में आप लिखिए कि काल विभाजन का लक्ष्य इतिहास के विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसकी घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के विकास क्रम को उद्घाटित करना होता है। यहाँ हमने बता दिया कि आखिर काल विभाजन का मतलब क्या है और काल विभाजन क्यों किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को इसलिए विद्वानों ने विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया तथा उसका नामकरण एवं समय सीमांकन को भी निर्धारित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन, नामकरण तथा समय सीमांकन को लेकर प्राय विद्वानों में मतभेद रहा है। कहने का तात्पर्य कि कोई विद्वान किसी काल को कुछ और नाम देता है तो वही कोई विद्वान कुछ और नाम देता है। वही समय को लेकर भी वो लोग अलग अलग मत प्रकट करते हैं, तो विवाद का विषय है। खैर, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम काल विभाजित करने का प्रयास जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में आने की संभावना है। इतना लिखने के बाद अब अंतिम लाइन में आप लिखिए कि आगे हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और समय सीमांकन विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। पहला बिंदु लिखिए हिंदी साहित्य इतिहास, काल विभाजन, नामकरण तथा समय सीमांकन। यहाँ पर हम गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर की चर्चा करेंगे। इसमें लिखिए आप कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का श्रेय जो है फ्रेंच के विद्वान गारसा दत्तासी को जाता है। आपको पता होगा गारसा दत्तासी द्वारा लिखी गई साहित्यिक इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तेवार दल्ला लेत्वेत्वर एंदुई हिंदुस्तानी, परंतु इन्होंने इस ग्रंथ को वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा। वर्णानुक्रम पद्धति मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। इन्होंने कवियों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिलाकर ड्राफ्ट कर उन्होंने लिखा, ठीक है, और ना ही इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। इसके बाद फिर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, उसका प्रकाशन किया, लेकिन इस ग्रंथ में अवश्य ही रचनाकारों के रचना काल का जिक्र तो किया गया है, परंतु इसमें काल विभाजन, नामकरण आदि का ध्यान में नहीं रखा गया, आदि चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। हाँ, भले ही इन्होंने कवियों के रचना काल को अवश्य दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम मतलब कि सबसे पहला श्रेय जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। इनकी साहित्यिक इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन सन 1888 को हुआ था। इन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को कालक्रम अनुसार लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 11 खंडों में विभाजित किया। ठीक है, इन्होंने कालक्रम अनुसार लिखा और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने
11 कालखंडों में, ठीक है, 11 कालखंडों में विभाजित किया। सबसे पहला नाम दिया इन्होंने चारण काल और इसका समय सीमांकन बताया संवत 700 से लेकर 1300 विक्रमी ईस्वी तक, ठीक है। विक्रमी मतलब यहाँ पर देखिए ये संवत में है, अगर संवत से आपको सन निकालना होगा तो आप 57 माइनस कर देंगे तो वो निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये जो विक्रम संवत जो है ये 57 वर्ष पहले चल पड़ी थी, इसलिए हम लोग 57 माइनस करेंगे तो सन निकल कर आ जाएगा। बहरहाल दूसरा नाम दिया इन्होंने 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। फिर तीसरा जायसी की प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, रीति काव्य, तुलसीदास के प्रवृत्ति मतलब तुलसीदास के पश्चात जो भी कवि या फिर रचनाकार हुए उनका जिक्र कर रहे हैं। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यहाँ देखा इन्होंने केवल पहले कालखंड को ही इन्होंने समय सीमांकन में बांधा, बाकियों को इन्होंने बांधने का प्रयास नहीं किया। अब यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग काल किसने कहा, तो आप लिखिएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही पहली बार भक्ति काल को स्वर्ण युग काल का नाम दिया। लेकिन इनके द्वारा दिए गए जो काल विभाजन और नामकरण था वो नामकरण कम लग रहे हैं, बल्कि नामकरण के बजाय कुछ चैप्टर्स के अध्यायों के नाम अधिक लग रहे हैं। तो ये एक प्रकार से दोष है। आपने देखा होगा जैसे विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान या फिर तुलसीदास के प्रवृत्ति, तो ये किसी कालखंड का नाम नहीं लग रहा है बल्कि किसी अध्याय का नाम लग रहा है। वहीं इन्होंने जो कालक्रम दिखाया उसमें भी निरंतरता नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा बिंदु लिखिए मिश्र बंधुओं। मिश्र बंधुओं में आपको पता होगा 3 भाई थे और 3 भाइयों ने मिलकर ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया। इन लोगों ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 5 काल खंडों में विभाजित किया और वो कुछ इस प्रकार है। देखिए इन्होंने जिसे हम आज आदिकाल के नाम में पढ़ते हैं उसको नाम दिया आरंभिक काल। आरंभिक काल मतलब कि सबसे पहला काल जिसमें हिंदी का शुरुआत हो चुका था, और वहीं इस आरंभिक काल को 2 उपकाल खंडों में विभाजित किया और सबसे पहला नाम दिया पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय सीमांकन बताया संवत 700 से लेकर 1343 तक। वहीं दूसरा बताया उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल मतलब बाद वाला, और इसका समय सीमांकन बताया संवत 1344 से लेकर 1444 तक। यहाँ मैं आपको एक ही चीज़ बार बार नहीं बोलूँगा, यहाँ जो संवत में दिया गया है उससे अगर आपको सन निकालना होगा आप 57 माइनस कर देंगे तो निकल कर आएगा। फिर दूसरा भक्ति काल को इन्होंने नाम दिया माध्यमिक काल और इसको भी 2 उपकाल खंडों में विभाजित किया। पहला नाम दिया पूर्व माध्यमिक काल और जिसका समय सीमांकन बताया संवत 1445 से लेकर संवत 1560 तक। फिर वहीं दूसरा नाम दिया फोड़ माध्यमिक काल और इसका समय सीमांकन बताया संवत 1561 से लेकर 1680 तक। इन्होंने जो ये फोड़ माध्यमिक काल का नामकरण दिया, इसको लेकर पश्चात जो विद्वान हुए, जो साहित्यकार हुए, उन्होंने इस पर आलोचना की है, इस पर दोष निकाला है। फिर इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया अलंकृत काल और इसको भी 2 उपकाल खंडों में विभाजित किया। पहला नाम दिया पूर्व अलंकृत काल और जिसका समय सीमांकन बताया संवत 1681 से लेकर संवत 1790 तक। फिर दूसरा दिया उत्तर अलंकृत काल और इसका समय सीमांकन बताया संवत 1791 से लेकर 1889 तक। फिर परिवर्तन काल और इसका समय सीमांकन बताया संवत 1890 से लेकर 1925 तक। फिर वर्तमान काल, आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया वर्तमान काल
और इसका समय बताया संवत 1925 से लेकर आगे। मिस्र बंधुओं ने संवत 700 से लेकर 1300 तक के उपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी में समेटने का प्रयास किया। तो ये इनका एक प्रकार से दोष है कि ये बहुत ज़्यादा पीछे चले गए और जहाँ उपभ्रंश भाषा की जो रचनाएं थी उनको भी इन्होंने हिंदी में समेटने का प्रयास किया। तो ये एक प्रकार से दोष है। वही दूसरा दोष ये है कि इन्होंने जो अलंकृत काल और परिवर्तन काल नाम दिया ये अधिक वैज्ञानिक नहीं था। ओके, अब अगला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में अधिक परिष्कृत रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल खंडों में विभाजित किया है। ठीक है, इन्होंने मतलब अधिक परिष्कृत, अधिक वैज्ञानिक रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है। पहला इन्होंने बताया वीरगाथा काल, आदिकाल को, जिसको आज हम लोग आदिकाल के नाम से पढ़ते हैं, उसको इन्होंने वीरगाथा काल बताया, जो पीछे आलोचकों का विषय रहा है। इस पर आलोचकों ने आलोचना की है, जिसमें सबसे ज़्यादा आलोचना जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को ध्यान में रखते हुए, वीर रचनाओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम वीरगाथा काल रख दिया, जबकि उस काल में बहुत सारे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य आदि भी लिखा गया था। तो उनके नाम से ऐसा लगता है कि उन्होंने इन रचनाओं को ध्यान में रखा ही नहीं। खैर, इन्होंने इसका समय सीमांकन बताया संवत 1050 से लेकर 1375 तक। फिर दूसरा नाम दिया भक्ति काल, जिसे इन्होंने पूर्व मध्य काल भी कहा, और इसका समय सीमांकन बताया संवत 1375 से लेकर 1700 तक। फिर रीति काल, जिसको उत्तर मध्य काल भी कहा गया, और इसका समय सीमांकन बताया संवत 1700 से लेकर 1900। फिर आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया गद्य काल। क्या नाम दिया? गद्य काल, और इसका समय सीमांकन बताया संवत 1900 से अब तक। वहीं फिर गद्य काल को, आधुनिक काल को इन्होंने 3 उत्थानों में बांटा। सबसे पहला प्रथम उत्थान, और इसका समय बताया 1900 1925 से लेकर 1950 तक। फिर द्वितीय उत्थान, और इसका समय सीमांकन बताया संवत 1950 से लेकर 1975 तक। फिर तृतीय उत्थान, और इसका समय सीमांकन बताया 1975 से आगे। अब इनके द्वारा जो दिए गए नामकरण है उसमें वीरगाथा काल जो है वो विवाद का विषय रहा है, चर्चा का विषय रहा है। वही इन्होंने जो आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, यह भी विवाद का विषय रहा है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 3 साहित्यिक इतिहास ग्रंथ लिखे। इन्होंने अपने ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नामकरण का जमकर आलोचना किया है, और इसको एक नया नाम दिया आदिकाल, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने ये भी तर्क प्रस्तुत किए हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल रासो साहित्य को ही ध्यान में रखकर इस काल का नामकरण कर दिया है, जबकि उस काल में और बहुत से रचनाएं रचे गए, उनको हम नकार नहीं सकते। तो इन्होंने जो नाम दिया आदिकाल परिष्कृत लगता है, और आज हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और अधिकतर विद्वानों ने इसी नामकरण को मान्यता दी है। दोस्तों, यहाँ आप सभी को बता दूं कि ये जो आदिकाल है, आदिकाल पर भी प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल के नामकरण, ठीक है, नामकरण की समस्या, इस पर भी प्रश्न बन सकता है, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस पर मैं किसी अन्य वीडियो पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरे इस चैनल के साथ में जुड़े हुए रहिए। और आप सभी को बता दूं, यहाँ पर मैं जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे भक्तिकाल नाम दिया, तो भक्तिकाल के अंदर में भी और बहुत सारे उपकाव्य धाराएं हैं,
जैसे निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, उन सब की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उन सब की चर्चा करने लगूंगा तो ये जो नोट्स है, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, वो अधिक लंबा हो जाएगा और इतना लंबा नोट्स आप लिख नहीं पाएंगे, और लिख भी पाएंगे तो वो बेकार होगा, व्यर्थ होगा, क्योंकि अंक तो आपको उतना ही मिलना है। तो बहुत ज़्यादा अधिक लिखने का भी कोई अर्थ नहीं बनता है। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल नाम दिया और उसका समय सीमांकन बताया सन 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संवत में नहीं लिखा है, सन में लिखा है। अब इनके द्वारा दिए गए समय सीमांकन में आपको 57 माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ईस्वी में ही लिखा है। रीतिकाल को इन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी तक का समय सीमांकन दिया। फिर आधुनिक काल, और आधुनिक काल का समय सीमांकन इन्होंने बताया 1900 ईस्वी से आगे। अब फिर हम लोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा के देख लेते हैं। बड़ा ही संक्षिप्त में देखिए, केवल काल विभाजन और समय सीमांकन को देखिए कि इन्होंने आदि काल को संधि काल बताया और इसका समय सीमांकन बताया संवत। ये फिर से संवत में आ गए। संवत 700 से लेकर 1000, कहने का मतलब कि ये आदि काल को बहुत आगे तक खींच कर लेकर चले गए। मतलब 700 संवत 700 तक ये चले गए। कहने का तात्पर्य इन्होंने भी उपभ्रंश श्लोक को हिंदी साहित्य में समेटने का प्रयास किया होगा। फिर दूसरा नाम दिया चारण काल और इसका समय सीमांकन बताया 1000 से लेकर 1375 तक। फिर भक्ति काल, और भक्ति काल का समय सीमांकन बताया 1375 से लेकर 1700 तक। फिर रीतिकाल, रीतिकाल का समय सीमांकन बताया 1700 से लेकर 1900 तक। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय सीमांकन बताया 1900 संवत 1900 से लेकर आगे। अब दूसरा नाम आता है गणपति चंद्रगुप्त का। वैसे तो नाम बहुत लोगों का आता है, केवल मैं मुख्य लोगों की ही चर्चा कर रहा हूँ। गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने सन 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिनमें इन्होंने हिंदी साहित्य के कालखंडों को कुछ इस प्रकार से विभाजित किया है। इन्होंने आदि काल को नाम दिया प्रारंभिक काल, 2 नाम दिया, और उसमें और एक नाम दिया उन्मेष काल, और इसका समय सीमांकन बताया सन 1184 से लेकर 1350 तक। इन्होंने भी सन में बताया है, ठीक है, यहाँ भी आपको माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मध्यकाल, मध्यकाल को और एक नाम दिया विकास काल, और इसका समय सीमांकन बताया सन 1350 से लेकर 1857 तक। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय सीमांकन बताया 1857 से लेकर आगे। इन्होंने आधुनिक काल को कुछ इस प्रकार विभाजित कर परिवर्तन किया है। भारतेंदु काल, जिसे इन्होंने पुनर्जागरण काल भी कहा है। खैर, ये जो आप पुनर्जागरण काल देख रहे हैं या भारतेंदु काल देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने ही दिया। इससे पहले भी जो ग्रंथ लिखे गए, इनमें भी इन सभी का संकेत हमें देखने को मिलता है। तो भारतेंदु काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल भी कहा और समय बताया सन 1857 से लेकर 1908 तक। फिर द्विवेदी काल, जिसे जागरण सुधार काल भी कहा, और इसका समय बताया सन 1908 से लेकर 1915 तक। फिर छायावाद काल, और इसका समय सीमांकन बताया सन 1915 से लेकर 1938 तक। उसके बाद छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल मतलब कि छायावाद के बाद में जो काल आई, और इसको उन्होंने 2 उपकालों में विभक्त किया। पहला दिया प्रगति प्रयोग काल, और इसका समय सीमांकन बताया 1938 से लेकर 1953 तक। फिर वहीं दूसरा कालखंड उपकालखंड दिया नवलेखन काल, और इसका समय सीमांकन बताया 1953 से आगे। दोस्तों, और बहुत सारे नाम जुड़ते हैं काल विभाजन में, लेकिन हम सभी की चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए हम इतना का चर्चा करेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। अब हम लोग अंतिम में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखिए, अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि एक के बाद एक साहित्यिक इतिहास ग्रंथ लिखे जाते रहे, और जिनमें साहित्य के इतिहास के काल विभाजन, नामकरण और समय सीमांकन को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। मतभेद रहा है अर्थात कि विद्वानों में ये जो विषय है, ये मतभेद का
विवाद का विषय रहा है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर सुधार भी होता रहा है। ठीक है, जो नामकरण था, काल विभाजन था, इसमें सुधार भी होता रहा है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को कुछ इस प्रकार से विभाजित करके पढ़ते हैं, जैसे आदिकाल, और आदिकाल का समय सीमांकन 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक आज हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। फिर भक्तिकाल को 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। फिर रीतिकाल को 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक। यहाँ पर भक्तिकाल और रीतिकाल के अंदर जो उपकाव्य धाराएं हैं उसका चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर से आपको पुनः याद दिला रहा हूँ। उसके बाद आधुनिक काल को सन 1900 से माना जाता है, और आधुनिक काल को हम लोग भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगति प्रयोगवाद में पढ़ते हैं। भरतेंदु युग का समय सीमांकन 1868 से लेकर 1902 तक, द्विवेदी युग का सन 1903 से लेकर 1960 तक, छायावाद का सन 1970 से लेकर 1936 तक, फिर प्रगतिवाद का सन 1936 से लेकर 1943 तक, फिर प्रयोगवाद 1944 से लेकर 1990 तक। इस तरह से अगर आपके परीक्षा में हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, नामकरण, समय सीमांकन पूछे, इस तरह से आप उत्तर लिख कर आएंगे तो आपको संपूर्ण अंक लेने में से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ छूट गई है। अगर आप नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपके लिए पर्याप्त नहीं रहेगा, आपको डिटेली पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने काल विभाजन का नामकरण और समय सीमांकन बताया है सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आप इस तरह से तैयारी करके जाएंगे तो निश्चिंत रहिए, ये आपको पूरी अंक दिलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण हो या फिर समय सीमांकन हो बताया है, आपको समझ में आया होगा। अंतिम में मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आए दिन आपको मिलते रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कुछ पूछना हो, किसी अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को इसी तरह शेयर भी करें ताकि उनको भी सहायता मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।